अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो वन सैंपल टी टेस्ट के बारे में है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम वन सैंपल टी टेस्ट कुछ खास केसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ कंसिडरेशंस हैं, यानी इन बातों का ख्याल रखते हुए फिर हम वन सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सवाल में मौजूद नहीं है और उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है, यानी कि हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है जबकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सवाल में नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 30 है या 30 से कम है। इस सूरत में हम वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। तीसरी हमारे पास जो डाटा कंसिडरेशन है वो ये है कि हमने मालूम ये करना है कि क्या पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों बराबर हैं। इसको मालूम करने के लिए हम वन सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डाटा है एवरेज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस का। एवरेज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एक हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट किए गए हैं वो हैं 16.3। इसी तरह से अब हमारा सवाल ये है कि अगर हम एक रैंडम सैंपल लें, रैंडम सैंपल का मतलब ये है कि कुछ दिनों का डाटा लें जो कि हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है और यहाँ पर इन्होंने 10 वीक्स का रैंडम सैंपल लिया है, यानी 10 हफ्तों में कितने इन्फेक्शन हुए हैं। उन इन्फेक्शन के हवाले से जब उन्होंने 10 हफ्तों के डाटा का मीन निकाला है तो वो बना है 17.7। अब यहाँ हमारे पास 2 किस्म के मीन आ गए हैं। एक मीन जो है उसको हम पॉपुलेशन मीन कंसिडर करेंगे जो कि है 16.3। दूसरा मीन 17.7 है जो कि सैंपल का मीन है। इसी तरह से हमारे पास है सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.8। अब सवाल ये है कि हम अगर अल्फ़ा 0.05 लें तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि 10 हफ्तों का जो मीन है वो बराबर है उस मीन के जो कि बड़े डाटा से कलेक्ट किया गया है। यानी हमारे पास 2 मीन्स हैं, एक पॉपुलेशन का मीन है जो कि है 16.3 और एक सैंपल का मीन है जो कि है 17.7। अब ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं ये हमें चेक करना है। सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस। एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस हमने बनाया है कि म्यू 16.3 के बराबर है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं कि म्यू 16.3 के बराबर नहीं है। स्टेप 2। स्टेप 2 है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन के लिए अल्फा हमें सवाल में दिया गया है जो कि है 0.05। रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें टेबल एफ कंसल्ट करना है। हमारे पास n है 10, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है n-1। अब आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें 10 में से 9 को माइनस करना है। ये हमारे पास 10 है और इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब टेबल में अगर आप देखें, अब हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉलम में देखें तो ये 9 इस जगह पर है, ये। और उसके बाद हम अल्फ़ा क्योंकि 0.05 है और हम टू टेल टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसे अल्फ़ा 0.05 के कॉलम में 9 के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू देखनी है जो कि बनती है 2.62। तो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा 2.262। अब स्टेप 2 में जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हमने टेबल में देखी हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्रिटिकल वैल्यू है 2.262 प्लस माइनस दोनों, इसलिए कि हमारा हाइपोथेसिस इज इक्वल टू का हाइपोथेसिस है। इसको नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसीलिए हमारा क्रिटिकल रीजन बेल शेप के दोनों तरफ होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों तरफ हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, एक्सेप्टेंस रीजन सेंटर में होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और इसी तरह से प्लस माइनस 2.262 हमारा क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं। इसको यहाँ पर रिपोर्ट दोबारा कर रहे हैं कि सैंपल क्योंकि 10 था और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला सैंपल टी टेस्ट के लिए n-1 है।
तो हम करेंगे 10 - 1 जो कि 9 के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। t का फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू ओवर s अंडर रूट n। x बार हमारे पास 17.7 है, म्यू 16.3 है और 1.8 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, n 10 है। वैल्यूज़ फार्मूला में डाल के हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आ गया है 2.46। अब स्टेप नंबर 4 में हमें क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करना है और इस वैल्यू को क्रिटिकल रीजन के अंदर शो करना है। ये हमारी बेल शेप है। सेंटर में हम 0 को ड्रॉ कर लेंगे। दोनों तरफ 2.26 ड्रॉ हो जाएगा प्लस माइनस। हमारी वैल्यू है 2.46 जो कि 2.26 से ज़्यादा है, इसलिए वो क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन में ही फॉल कर रही है। तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा क्योंकि टेस्ट वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसको लेबल कर लेते हैं। ये रिजेक्शन रीजन है दाएं तरफ बेल के और दूसरी तरफ रिजेक्शन रीजन है बाएं तरफ। और दरमियान में हमारा जो रीजन है उसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये हमारा डिसीजन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट स्टेप जो कि है स्टेप 5। स्टेप 5 है डिसीजन। डिसीजन है कि देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस या टू रिजेक्ट द क्लेम कि म्यू इज इक्वल टू 16.3। म्यू 16.3 के इक्वल नहीं है। हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। देयरफॉर